नमस्कार। शब्दों के अनोखी व्यक्तित्व कार्यक्रम में मैं प्रबल प्रताप सिंह राणा प्रबल उपस्थित हूं आप सबके सामने। और शब्दों के अनोखे व्यक्तित्व में हम एक हर हफ्ते मंगलवार को एक वरिष्ठ कवि, एक साहित्यकार को आप सबके समक्ष लाते हैं। और यद्यपि वो साहित्यकार को आप पहले से परिचित होते हैं, उनकी कविताओं से परिचित होते हैं, वो मंच के बड़े कवि होते हैं, लेकिन उनके जीवन के बारे में आप बहुत कुछ नहीं जान पाते हैं, क्योंकि जब जाते हैं तो आप या तालियां बजाते हैं या उनको माला पहनाते हैं और उनकी कविताएं सुनते हैं। तो हम इस कार्यक्रम में उनकी कविताएं भी सुनेंगे और साथ साथ उनके जीवन के बारे में, उनके क्या साहित्य के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब चर्चा करेंगे। कई सारे कवि ऐसे होते हैं कि आप मित्रों को बताने में हर्ष होता है कि वो कवि साहित्य में अपनी कविताओं के अलावा और बहुत सा कार्य करते हैं, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आ पाता। आप कविता पढ़कर वापस आते हैं, आप सुन के प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ कवि हैं देवेंद्र दीक्षित सूल जी। आदरणीय प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मैं सभी साथियों को, सभी दर्शकों को, जो भी हमें अभी देख रहे हैं या उसके बाद में देखेंगे, सभी को आपका एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूं, जिससे पता चले कि आप किस कैलिबर के कवि हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं। आया है नया दौर, नया मन बनाइए, स्वार्थ त्याग राष्ट्र को उन्नत बनाइए। धन कमाकर घर चलाना अच्छा काम है, धन कमाकर घर चलाना अच्छा काम है, पर दूसरों का दिल दुखाकर ना धन कमाइए, दूसरों का ना दिल दुखाकर धन कमाइए। बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही कवि के साथ मैं आज रहूंगा। हम 1 घंटे हमारे पास समय होगा, यहाँ पर हम साथ में रहेंगे और आपसे वार्तालाप करेंगे, आपकी रचनाएं सुनेंगे। तो आदरणीय, मैं चाहता हूं पहले सरस्वती वंदना में प्रस्तुत कर दूं 2-3 मिनट में, उसके बाद हम वार्तालाप प्रारंभ करें। आओ पधारो यहाँ है मात शारदे, आओ पधारो यहाँ है मात शारदे, मुझको भी माँ कुछ शब्दों का उपहार दे। ईशान कोण में माँ की प्रतिमा स्थापित की है, माँ भी श्वेत वस्त्र धारण की है। मन चाहता है सब कुछ माँ पे वार दें, मन चाहता है सब कुछ माँ पे वार दें। हल्दी रोली चंदन केसर दिया है, हल्दी रोली चंदन केसर दिया है, पीले पुष्प मिष्ठान अक्षत अर्पित किया है। आजा माँ प्रतिरूप में मुझको भी संवार दे, आजा माँ प्रतिरूप में मुझको भी संवार दे। आओ पधारो यहाँ हे मात शारदे। कोई भी चाहे पवित्र या अपवित्र हो, कोई भी चाहे पवित्र या अपवित्र हो, पुंडरीकाक्ष का स्मरण करे तो पवित्र हो, पुंडरीकाक्ष का स्मरण करे तो पवित्र हो। यही मंत्र उच्चारण करते हैं हम मात शारदे, यही मंत्र उच्चारण करते हैं हम मात शारदे। आओ पधारो यहाँ हे मात शारदे। सबकी कामना पूर्ण हो, मिल जाए प्रसिद्धि। सब कवियों के बारे में कहते हैं कि सबकी कामना पूर्ण हो, मिल जाए प्रसिद्धि। आराधना कुछ भी करें, आराधना तेरी करें, मिल जाए सिद्धि। आराधना तेरी करें, मिल जाए सिद्धि। जो मन के भाव हैं माँ उनको उभार दे, जो मन के भाव हैं माँ उनको उभार दे। आओ पधारो यहाँ हे मात शारदे। और माँ शारदे की वंदना के पश्चात हम आदरणीय देवेंद्र दीक्षित सूल जी से वार्ता प्रारंभ करते हैं। तो आदरणीय, सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, और शहर के बारे में, गांव के बारे में और अपने पिताजी माताजी के बारे में हम सबको बताएं, जिससे कि सभी हमारे साथियों को, साहित्यकारों को पता चले आपके जन्म स्थान और जन्म के बारे में। मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और मेरा एक जन्म जो है एक छोटे से गांव बढ़ानू में हुआ, जो पहले अलीगढ़ जनपद में आता था, अब हाथरस जनपद में आता है। और वर्तमान में सन 1988 से मैं लगातार सिकंदराबाद में रहकर वकालत कर रहा हूं। मेरे पिताजी माताजी, पिताजी का नाम श्री जय श्री राम शर्मा है, माताजी का नाम श्रीमती प्रेमवती देवी शर्मा है। और मैं इस समय सिकंदराबाद जनपद हाथरस में एडवोकेट के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। और
कविताएं लिखता हूं और जन्म स्थान के बारे में बताई दिया। बहुत अच्छा आदरणीय, बिल्कुल निश्चित रूप से आपका जन्म हुआ था। ये तो नगरों का और जिलों का पुनर्गठन होता है, तो कई बार ऐसा होता है, पहले कभी किसी जनपद में आया था, पहले अलीगढ़ जनपद में था, सिकंदराबाद तहसील और हाथरस तहसील, दोनों तहसील हैं, क्योंकि मेरा निवास स्थान भी आपके निवास स्थान से शायद 25 से 30 किलोमीटर दूर है, जलेसर तहसील में। यद्यपि जलेसर एटा जिले में पड़ता है और ये आपका सिकंदराबाद में, अब सिकंदराबाद तहसील हाथरस जिले में आ गया है और अलीगढ़ जनपद से संबंध उसी प्रकार हैं, लेकिन दूरी नहीं बढ़ी है, लेकिन आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की दूरी बढ़ गई है। पहले आप जहाँ जिला न्यायालय के जहां कहीं अलीगढ़ जाते होंगे, अभी आपको जाना पड़ता होगा हाथरस, इतना अंतर है, बाकी तो कोई अंतर नहीं है। तो आदरणीय, और आगे बढ़ते हैं। आपकी रचना सुनने से पहले हम एक बात और जानना चाहते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, कक्षा 5 तक की शिक्षा कैसे हुई, और उस समय के कोई संस्मरण हमें अवश्य सुनाएं प्रारंभिक कक्षा के समय के, क्योंकि साहित्यकारों के मन के जो साहित्य के बीज होते हैं कहीं ना कहीं अंकुरित होने लगते हैं। तो कोई रचना साहित्य की रचना नहीं, कैसी भी मतलब घटना हो, उस घटना को बताएं, जिससे कि आपके व्यक्तित्व का बचपन में कैसे थे आप, ये जानने का मौका मिले हमारे साथियों को। तो स्वागत है आदरणीय। मैं अपने कक्षा 5 तक अपने गांव में ही पढ़ा, बढ़ानू में, प्राइमरी पाठशाला बढ़ानू पढ़ा, और उसके बाद एक पास में ही गांव है टीकरी कला, वहाँ जूनियर हाई स्कूल था, वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर पास में ही इंटर कॉलेज है, सुजावलपुर इंटर कॉलेज है, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सुजावलपुर, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट पास किया। उसके बाद फिर जलाली इंटर कॉलेज से मैंने इंटर की परीक्षा दी, और बीए एलएलबी ये सब मैंने वासड़े महाविद्यालय अलीगढ़ से किए हैं। और मैं घटना सुनाता हूँ एक बचपन की, कि मैं हिंदी का प्रबल पक्षधर रहा हूँ। तो जब अध्यापक हाजिरी अटेंडेंस लेते थे, हाजिरी लेते थे, तो कहते थे, बच्चे कहते थे यस सर, मैं कहता था उपस्थित श्रीमान जी। तो हम इनकार बचपन से ही हिंदी के लिए हम काम करते थे, और हम लोगों को प्रेरित करते थे कि हम काहे को बोले अंग्रेजी, हम तो हिंदी में बोलेंगे। तो मैंने उपस्थित श्रीमान जी कह करके नाम किया। उसके बाद मैंने सन 1983 में लॉ फाइनल की, और उसके बाद मैं फिर अब यहाँ वकालत कर रहा हूँ सिकंदराबाद में। बहुत अच्छा, एक कवि और वो भी वकालत करते हुए एक एडवोकेट, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जिससे कि तर्कों में जीता तो जा सकता है, भले तर्क से जीते या प्यार से जीते, लेकिन हराया नहीं जा सकता। शायद लोगों को पता नहीं होगा कि वकील कभी हारते नहीं हैं। ये लोग कहते हैं मुकदमा हार गए, मुकदमा कभी हारा नहीं जाता है। आप तो एडवोकेट हैं, यदि विपक्ष में फैसला हो जाए तो जमानत वो आपको अपील करने की गुंजाइश होती है। कभी कोई वकील हारता नहीं है, और जीतने का जश्न तो हम लोग आमतौर पर मना ही लेते हैं। तो आदरणीय, कैसे कैसे आपकी साहित्यिक यात्रा शुरू हुई और पहली रचना आपने कब लिखी, इस बारे में चर्चा करें। मेरे परिवार में मेरे पिताजी ग्रामीण अंचल में भी अखबार लेके जाती थी। उस समय अमर उजाला अखबार था, तो मैं अमर उजाला पढ़ता था, तो उसमें बाल कोना आता था। बाल कोना में मैंने अपनी रचना सन 1974 में भेजी, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, और वो वर्षा के दिन थे। तो मैंने उसमें वर्षा आई और खुशियां लाइए, मतलब इंद्रधनुष जब पड़े दिखाई, मेरा मन लग तबले अंगड़ाई, ऐसा कुछ लिख करके भेज दिया था। तब बरेली से संस्करण आता था, तो मेरी वो रचना छपी। बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरी रचना पहली बार जो है अमर उजाला में सन 1974 में आई।
और मैं उसके बाद फिर हमारे भाई, मुझसे जो बड़े भाई हैं, जो अध्यापक हैं, वो कादम्बिनी पढ़ा करते थे, कादम्बिनी लाते थे। कादम्बिनी में एक कवित्री थी जिनका नाम है सरोजिनी प्रीतम। हाँ, सरोजिनी प्रीतम। तो सरोजिनी प्रीतम की जो छड़काएं आया करती थी, उन छड़काओं से मैंने छड़काएं लिखना शुरू की। जैसे मैंने शुरुआत में एक छड़का लिखी कि हमारे नेता अपने वादे पूर्ण करने हेतु तो भरपूर प्रयास कर रहे हैं, देश को उठाना है, इसलिए उसे काट छांट के हल्का कर रहे हैं, और हमारी सरोजिनी प्रीतम से फिर मैंने एक पत्र लिखा। उनकी एक दिन रचना आई थी कि लोग विवाह इसलिए करते हैं कि विवाह में वाह लगा है। मैंने उसका उत्तर दिया, मैंने कि मेरा इसमें अभिमत अलग है। तो उन्होंने कहा क्या है? तो मैंने लिखा कि जिस तरह विमल माने मल रहित होता है, वैसे ही विवाह रहित होता है। और यदि मान भी लिया जाए कि विवाह में वाह लगा है, तो ठीक ऐसे ही लगा जैसे तबाह में वाह लगा है। तो हम ऐसे बात कर लेते हैं आगे और पीछे। आप जी, बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छी रोचक बात मालूम पड़ी, क्योंकि कोई भी व्यंग की कहीं भी बात आएगी तो अगर गद्य की बात आएगी तो वहां खेपी सक्सेना की बात आएगी, और अगर गद्य की बात आएगी, पद्य की बात आएगी, तो वहां निश्चित रूप से डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम का नाम आएगा। डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम वयोवृद्ध हैं और निश्चित रूप से अभी आजकल मंचों पर नहीं आती हैं और परिदृश्य से अलग हैं। तो निश्चित रूप से डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम का जहां तक है उनका, मैं तो धन्यवाद कहना चाहूंगा कि डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम से प्रेरित होकर एक हमें ऐसा कवि मिला कि कम से कम हम तो ये मानते हैं कि हास्य को, एक स्तरीय हास्य लिखने वाली जो बात आती है, आपने पहला ही जो आपने रचना बताई वो कहीं ना कहीं सिर्फ हास्य नहीं था, उनमें व्यंग था, और व्यंग भी बड़ा चुटकुला व्यंग। और ये एक हिम्मत जो आती है कहीं अंदर किसी ऐसा साहित्यकार के अंदर जो समालोचना बहुत बड़े साहित्यकार की भी कर सके, हिम्मत कर सके कि आपके विचार हैं, मेरे विचार भी हैं। आजकल तो बहुत आसान हो गया है, किसी कवि ने कोई अगर यूट्यूब पे बहुत प्रसिद्ध रचना डाली जिसको मालूम पड़ा कि 10 लाख लोगों ने देखा, उस पर भी हमारे बड़ा स्वतंत्र होता है, हम उस पर कोई कमेंट कर सकते हैं कि आदरणीय ऐसा कर दें। लेकिन उस समय बहुत मुश्किल होता था कि साहस करना कि कोई बड़े कवि को, हम लोग तो मंच पे शुरू में जाते थे तो बड़े कवियों के साथ बैठे, ये बहुत बड़ी चीज होती थी। उनसे कुछ कहना कि आपकी रचना में ये कर लें, ये तो मतलब बड़ा मालूम पड़ा जैसे कि तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना तो बहुत दूर की बात है, हमने कहीं ढेला मार दिया किसी ने। तो बहुत हिम्मत की बात थी, आपने सरोजिनी प्रीतम के लिखा, और उन्होंने भी निश्चित रूप से सराहा होगा इसको कि एक हिम्मत वाला व्यक्ति है जो कि, तो बहुत अच्छा आदरणीय। तो वहां से आपका लेखन शुरू हुआ, और कादम्बिनी के बारे में निश्चित बात है कि जिस व्यक्ति ने कादम्बिनी और रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ी हो, जहां कादम्बिनी आती थी और रीडर्स डाइजेस्ट आते थे, जिस परिवार में आ गई, तो गद्य और पद्य को समझने की उसकी जो समझ है उसकी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर होगी। क्योंकि एक, जैसे कि आज माने कि कोई कवि आप साहित्य आज तक पे आ गया, कल एक हमारे कवि मित्र हैं, उनका आया कि साहित्य आज तक ने मेरा एक्सक्लूसिवली मेरा वीडियो साहित्य आज तक में डाला है। वो दूरदर्शन के बड़े अधिकारी हैं, सैयद नजम इकबाल जी, बड़े गजलकार हैं, कल डाला उन्होंने, तो हमें बड़ा गर्व हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है साहित्य आज तक। क्यों? साहित्य के लिए टीवी पर बड़ी चीज है, बाकी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बड़े चैनल हैं सारे। तो ऐसे कादम्बिनी एक माइलस्टोन था कि वहां पे सबसे बड़े कवि और सबसे अच्छी रचनाएं आती थी। मैं तो बचपन में देखता था तो पता है कि कादम्बिनी का क्या हिस्सा था। राजेंद्र यादव जी उनको संभालते थे, तो बहुत बड़ी, मतलब राजेंद्र अवस्थी जी, सॉरी। तो एक बहुत बड़ी चीज थी। आगे फिर कैसे बढ़ा इस बारे में बताएं मुझे। और जब आपने बताया कि आप उसके बाद में
आप जलाली में पढ़े और वार्ष्णेय कॉलेज अलीगढ़ में पढ़े, तो उस समय आपका साहित्य के प्रति प्रेम और साहित्य सृजन किस प्रकार बढ़ा शहर बदलने के बाद में, वो थोड़ा हमें बताएं कि गांव से शहर आना, जलाली कस्बे में आना, कस्बे से उसके बाद फिर आपका अलीगढ़ आना, तो किस प्रकार से पंख लगे आपकी साहित्यिक यात्रा को, इसमें कुछ घटनाएं बताएं। कौन कौन? जी, मैं सन 1978 में अलीगढ़ पहुंचा। वार्ष्णेय महाविद्यालय मैंने बीए में अपना प्रवेश लिया, और उस समय वार्ष्णेय महाविद्यालय के जो पुस्तकालय था, पुस्तकालय में कादम्बिनी, सरिता, और उस समय कोई और आता था साप्ताहिक धर्मयुग आता था जी, धर्मयुग। जो भी पुस्तकें आती थी और पत्रिकाएं आती थी, मैं उन्हें पढ़ता था। और फिर हमारे विद्यालय में भी एक पत्रिका निकलती थी वार्ष्णेय महाविद्यालय, मंदाकिनी नाम से। मैंने मंदाकिनी में अपनी रचना दी, तो उस समय जो संपादक जी थे उन्होंने उसको उसमें छापा, तो मेरा और मनोबल बढ़ा। फिर उन्होंने कहा आप और कुछ आर्टिकल लिखिए, तो मैंने एक नकल के ऊपर आर्टिकल लिखा, और उसी समय नकल पर कुछ कविताएं लिखी। तो एक कविता जो मैं इस समय अपने श्रोताओं को जहां जहां भी जाता हूं सुनाता हूं, क्योंकि एक समय था जब हमारे इस क्षेत्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में नकल होना प्रारंभ हुई। बच्चे नकल करते थे, फिर अभिभावक भी उनके नकल में सहयोग करने लगे। तब मैंने एक कविता लिखी, मैं आपको सुनाता हूं कि एक नकलची छात्र को, मेरा उसमें मानना यह था, मेरा ये कहता हूं कि नकल नकल होती है, पकड़ी जा सकती है, असल असल होती है, इसलिए कभी नकल मत करना। सुनिए कि मैंने एक नकलची छात्र को उसके अभिभावक ने नकल का पर्चा थमाया। अभिभावक ने अपने छात्र को नकल का पर्चा थमाया। बेटा ज्यों का त्यों मत लिखना, कुछ अंतर करके लिखना समझाया, कुछ अंतर करके लिखना समझाया। पुत्र ने अपनी अकल का खुलासा करते हुए पिता को बताया, समझाया कि पिताजी मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत लिखा था। मैंने तो कल भी अंतर करके लिखा था, हिमालय पर्वत की जगह हिमालय नदी और गंगा नदी की जगह गंगा पर्वत लिखा था। और उसने अपनी पागलपन की पतंग को और ऊपर उड़ाया, पिता को बताया, समझाया कि पिताजी कुछ तो इतने ज्यादा बुद्धू होते हैं कि अगर पर्चे पर पीटीओ लिखा हो तो पीटीओ ही लिख देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं उसमें भी अंतर करके लिखता हूं। पीटीओ की जगह सदा टीपीओ लिखता हूं, पीटीओ की जगह सदा टीपीओ लिखता हूं। वही सच, और मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, बड़े विश्वास के साथ कह रहा है, और मेरी नकल को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं प्रश्न की जगह उत्तर और उत्तर की जगह प्रश्न लिखता हूं, प्रश्न की जगह उत्तर और उत्तर की जगह प्रश्न लिखता हूं। वही सज्जन एक दिन हमें मिले, हमें देखकर फूल से खिले, बोले सूल जी मैं भी कविता लिखूंगा, तुम सूल उपनाम से कविता लिखते हो, मैं फूल उपनाम से कविता लिखूंगा। और मैंने अपने इस उपनाम का प्रयोग अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में कर दिया है। प्रश्न था हु आर यू, मैंने आईए में फूल लिख दिया है। अब आप जानते हैं अंग्रेजी में फूल लिख दिया है, आईए में फूल लिख दिया है। तो मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी कि मित्र आप इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करते जाएं, इस समय फूल है, अगले वर्ष तक डैम फूल हो जाए, अगले वर्ष तक डैम फूल हो जाए, अगले वर्ष तक डैम फूल हो जाए। वाह वाह, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी रचना आपने सुनाई। और रचना सुनाने के साथ कितना एक मेधा थी उस लिखने में कि आपने नकल के ऊपर प्रहार किया और ये बताया कि हम कितने भी योग्य बन जाएं, हम नकलची बच्चे को, अगर बच्चा अयोग्य है उसको हम अभिभावक चाहें तो कर नहीं सकते, आपने बताया। और सबसे बड़ी बात बताया आपने कि पीटीए को टीपीओ लिखेंगे, न जाने कितनी कितनी बातें हो सकती हैं। तो उन सभी बातों के लिए, और मैं अभी बीच में आभार प्रदर्शन कर दूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप चौहान जी, अच्छे गजलकार अलीगढ़ के, हमारे मित्र, आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं।
लिख रहे हैं आदरणीय सूल जी, कवि होने के साथ ही रोहन साहब को प्रणाम कर रहा हूँ। उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं मनोज वार्ष्णेय बजरंगी जी, जलेसर के, हमारे जलेसर के भाजपा के बड़े नेता हैं, हमारे मित्र हैं ये। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हैं, और कवि सुनील शर्मा जी, यानी कि हरियाणा गौरव सुनील शर्मा जी, एक बहुत बड़े कवि हैं, अच्छे रचनाकार हैं। सुनीता श्रीवास्तव जी और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी लगातार हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ प्रोफेसर जयनाथ जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी आभार। और हम आगे बात चलते हैं, आपकी रचना भी सुनी, उस रचना के बाद में और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के हम ये जानना चाहते हैं कि आप शुरू से ही व्यंग बहुत अच्छे कर रहे हैं, अच्छे आर्टिकल भी लिखते थे, अच्छे कविताएं लिखते थे, तो क्या आप ये व्यंग लेखन में छड़काओं के अलावा और कौन कौन सी विधाओं का उपयोग करते हैं, जरा बताएं, जैसे कि हमारे साथी सब परिचित हों। और आदरणीय जयशंकर सिंह जी भी जुड़ गए, बहुत बहुत आभार सिंह साहब, बहुत बहुत आभार आपका। और बताएं सूल साहब। जी, वैसे तो मैं हर विधा में लिखता हूँ, हास्य व्यंग को ही ज्यादा लिखता हूँ, और मुझे उसी हास्य व्यंग के रूप में बुलाया जाता है। तो पहले तो मैंने ये निवेदन करता हूँ सब लोगों से जाकर के कि हमको हर परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। प्रसन्न रहना चाहिए आदमी को, विषम परिस्थितियों में भी हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। मैं 4 पंक्तियां देता हूं कि चारों तरफ हो शूल यानी कांटे, चारों तरफ हो शूल मत दामन बचाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए। गुलाब के चारों तरफ कांटे होते हैं फिर भी मुस्कुराता है, ऐसे ही हम मुस्कुरा सकते हैं। चारों तरफ हो शूल मत दामन बचाइए, आप भी गुलाब जैसे मुस्कुराइए, और कष्ट कितने भी हो लेकिन मुंह को मत लटकाइए, आइए हमारे साथ खिलखिलाइए, आइए हमारे साथ खिलखिलाइए। तो इस प्रकार हमने हंसने की और व्यंग की रचना लिखी। मैंने इसमें एक निवेदन और करता हूं कि अगर हमें प्रसन्न रहना है तो सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें तो उसमें आनंद ही आनंद है। अगर हम नकारात्मक देखते हैं तो हमें खुद दुख होता है, हमें कष्ट होता है। तो लोग कहते हैं, मैंने एक व्यंग लिखा था इस पर कि सकारात्मक सोच हम कहां तक जा सकते हैं, कि हमारी संसद और विधानमंडलों में हाथापाई होती है। लोग कहते हैं अगर हमारे नेता इस प्रकार का काम करेंगे तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने उसमें भी अच्छाई देखी, जो अच्छाई देखी है उसे मैं आपके सामने रखता हूं कि हमारी संसद एवं विधानमंडलों में हाथापाई इस बात का सबूत है कि हमारे सांसदों एवं विधायकों में केवल बुद्धि ही नहीं, बाहुबल भी अकूत है, बाहुबल भी अकूत है। और फिर हमारे दुश्मन देशों के दिमागों में ये बात भी कौंधती होगी कि जहां की संसद इतनी शक्तिशाली है तो वहां की सेना कितनी शक्तिशाली होगी, तो वहां की सेना कितनी शक्तिशाली होगी। मैंने कुछ दोहे भी लिखे हैं, तो दोहे में वानिकी देता हूं मैं। जैसे बच्चे देर तक सोते रहते हैं और माँ बाप उठ करके काम करना शुरू कर देते हैं, तब मैंने एक दोहा लिखा कि काम करें माता पिता सोवे श्रवण कुमार, काम करें बूढ़े पिता सोवे श्रवण कुमार, चिंतित है मां भारती कैसे हो उद्धार, चिंतित है मां भारती कैसे हो उद्धार। और एक दोहा और मैंने लिखा, 2 पंक्तियां लिखी, जो येन केन प्रकारेण कैसे भी धन कमा लेते हैं, भ्रष्टाचार न करें, उसकी शिक्षा देती है ये पंक्तियां कि दाम कमा सकता बहुत करके खोटे काम, दाम कमा सकता बहुत करके खोटे काम, पर दाम काम ना आएंगे जब आड़े होंगे राम, पर दाम काम ना आएंगे जब आड़े होंगे राम। और अभी जब हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने सनातन को ही हानि पहुंचाने जा रहे हैं, और हम भारत माता को भी गालियां देना शुरू कर रहे हैं, तब मैंने 2 पंक्तियां लिखने की कोशिश की कि रावण से मिल शत्रुघ्न, रावण से मिल शत्रुघ्न,
करते हैं षड्यंत्र। रावण से मिले शत्रुघ्न, यानी हमारा ही भाई रावण से मिले शत्रुघ्न करते हैं षड्यंत्र और षड्यंत्र और राम राज्य का अंत हो, रचते ऐसे मंत्र। इस प्रकार मैंने वो भी रचना लिखी और मैंने देशभक्ति की भी लिखी है। देखिए, मैंने हनुमान जी के माध्यम से चीन को और पाकिस्तान को डराने की कोशिश की है। सुनिए साहब कि हे हनुमान हम पर ऐसी कृपा कर दो, हे हनुमान हम पर ऐसी कृपा कर दो, 2-4 गदा चीन के धर दो, 2-4 गदा चीन के धर दो, तब वो श्री राम जी बचाओ चिल्लाएगा और भारत की शरण में आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगा। और चीन की यह दशा देख पाकिस्तान तो बिना गदा के ही सुधर जाएगा। चीन की यह दशा देख पाकिस्तान तो बिना गदा के ही सुधर जाएगा और तब श्रीलंका भारत के समर्थन में ताली बजाएगा, तो हमने ऐसी भी रचनाएं। और अब आप और क्या पूछना चाहते पूछें। जी आदरणीय, बहुत बताया आपने कि आपने हर एक रंग की रचनाएं अभी आपने 4 लाइन सुनाई। इससे पता चलता है कि आपका लेखन का जो विस्तार से होता क्या है कि आमतौर पे हास्य व्यंगकार को लोग जान लेते हैं कि इनको सिर्फ हास्य व्यंग करना है, लेकिन व्यंग वो है कि व्यवस्था की कमियों पर प्रहार करे, हमारी स्वयं की जो कमियां हैं उन पर प्रहार करे और ऐसा प्रहार करे कि व्यक्ति सुनने के बाद में घर जाके मंथन करे और मंथन करने के पास व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास करे। वही हास्य व्यंग कवि का मैं समझता हूँ कि एक अर्थ है। और आप तो चूंकि व्यवस्था के विधिवेत्ता भी हैं आप, और तो व्यवस्था के एक अंग हैं, उस व्यवस्था में रहते हुए व्यवस्था के खिलाफ लिखना और व्यवस्था की कमी निकालना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि जिस व्यवस्था में आप जी रहे हैं उस व्यवस्था में आपको जीवन यापन भी करना है। लोगों को सिर्फ ये नहीं कि आप रात को शाम को कविता सुना देंगे और दिन में आपको प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आपको वो चीजें अपने चरित्र में भी आपको लानी पड़ेंगी, अपने व्यवहार में भी लानी पड़ेंगी। और तो ये बड़ी चीज है कि आमतौर पे थोड़ा आसान होता है शिक्षकों के लिए, हालांकि मेरे शिक्षक मित्र बुरा ना माने, उनके लिए क्या होता है कि जितने उनके जिनसे काम पड़ता है वो सारे उनके फॉलोअर होते हैं और वो जो भी बात कहते हैं वो बात बच्चे सभी मानते हैं, कभी प्रश्न नहीं करते। प्रश्न तो टीचर प्रश्न करता है, बच्चे उत्तर देते हैं। लेकिन जिस आप व्यवसाय में है वो व्यवसाय ऐसा है कि वहां पर बहुत सारा आपका पब्लिक डीलिंग होती है और वहां रह के व्यंग कवि होना कोई आसान काम नहीं है। और जिन लोगों से आप वार्ता करते हैं उनसे व्यंग नहीं कर सकते, कमाल की बात है, क्योंकि वकील साहब जब जज साहब के सामने होते हैं तो जज साहब से व्यंग कर नहीं सकते, तो कितना मुश्किल होता होगा कि आपको व्यंग लिखना है और जिस व्यक्ति के साथ लगातार रहना है, अलग अलग जजों के सामने जाना है आपको, उसके ऊपर व्यंग नहीं कर सकते। तो इतने कठिन परिस्थितियों में आप लिखते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है और एक मतलब हिम्मत की बात है, जहां तक मैं समझता हूँ। मानव सिंह राणा जी उपस्थित हैं और आदरणीय श्री को प्रणाम कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत मानव जी का भी। और हमारे साथ अभी जितने साथी जुड़े हैं सबको मैं आभार प्रदर्शन कर देता हूँ। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, सुनीता श्रीवास्तव जी, कवि सुनील शर्मा जी हरियाणा गौरव, मनोज वार्ष्णेय जी, प्रोफेसर जयनाथ कवि जी, जयशंकर सिंह जी, अरुणा राणा जी, अष्टाना महेश प्रकाश जी, मैं निर्दिष्ट करना चाहूंगा अष्टाना महेश प्रकाश जी भी व्यंग्य के बड़े हस्ताक्षर हैं और कभी कार्यक्रम में आते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है अष्टाना जी का। जयशंकर जी बहुत बड़े गीतकार हैं और वो कार्यक्रम में हमारे साथ आए हैं और उनको पसंद आ रही है रचनाएं, ये बहुत अच्छी बात है। और सऊदी अरब से हमारे साथ छोटू सिंह प्रजापति जुड़े हुए हैं और अलीगढ़ से मानव सिंह राणा जी और प्रदीप चौहान जी जुड़े हुए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद सभी को। तो आदरणीय आगे बढ़ते हैं। अभी आधा समय हमारा पूरा हो गया है, आधा समय और हमको आपका लेना है। आधा घंटा पूरा हो चुका है हमारा। कार्यक्रम शुरू होने में 5 मिनट देर हो गई थी हमको किसी कारण टेक्निकल समस्या की वजह से, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आगे बात आती है आदरणीय सूल जी कि आपने बचपन में लिखना शुरू किया और उसके पश्चात जब आप इंटरमीडिएट में पढ़े, ग्रेजुएशन में गए, वहां कहीं ना कहीं आपने साहित्यकारों को पढ़ा। उस समय आपने साहित्यकारों को पढ़ा होगा, जैसे कि हमने भी तुलसी सूर कबीर को पढ़ा, उसके अलावा
रहीम रसखान को भी पढ़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी पढ़ा, महादेव वर्मा को पढ़ा, यानी इस तरह से आपने भी अपनी रुचि के बहुत से साहित्यकारों को पढ़ा होगा। उसके पश्चात नया दौर आता है, जबकि आपने जैसे बताया, आपने जब हाई स्कूल किया तो वो दौर था जो कि इमरजेंसी वाला दौर था उस समय, जैसे आपने बताया लगभग वही इमरजेंसी वाला दौर था। तो उस समय भी आपने देखा कि हमारे जो, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि हमारे रामजीलाल सुमन जो के बाद में तो हमारे काफी अच्छे परिचित रहे सुमन जी, आगरा के रहने वाले थे। तो एक जनसभा थी, सुमन जी ने भी कविता सुनाई थी उस वक्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको। तो तात्कालिक लोगों ने, बहुत लोगों ने व्यंग्य की कविताएं और विरोध की कविताएं भी लिखी थी, न जाने कितने कवि। जैसे अभी आजकल सोशल मीडिया पे कवियों की संख्या बहुत हो गई है, आपातकाल उसके बाद भी बहुत से कवि आए थे। मैं बचपन में था उस समय सुनता था, आपसे मेरी उम्र कम है लेकिन मेरा बचपन था, उसमें 10-12 साल का था मैं, तो मैं सुनता था तो जानता था बहुत सारे कवि आए थे। उसके पश्चात फिर बाद में सन 80 के बाद में और कवि आए। तो क्या पाते हैं आप, मतलब पहले के कवि, उनको पढ़ने से क्या मिलता था, और आजकल जो कवि हैं, आज भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, तो उनसे क्या क्या सीखने को मिलता है और कहाँ नकारात्मकता आती है? क्योंकि बड़ा स्पष्ट आपसे चाहूंगा चर्चा करना इस बारे में, तो बताएं पुराने कवियों के बारे में और आजकल के कवियों के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो पुराने कवि थे उनके अंदर सरलता थी, और जो भी लिखते थे अपना लिखते थे। अब आजकल के कवियों में दिखावा आ गया है कि गाड़ी से आएंगे साहब और ये होगा और वो होगा। मैंने भी यहाँ नुमाइश लगती थी तब मैं बुलाता था सोम ठाकुर, ब्रजेंद्र अवस्थी, निर्भय हाथरसी। किसी ने ये नहीं कहा कि हम इतने से कम में नहीं आएंगे साहब, और हम तो कार से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, होटल चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। नगर पालिका का जो हॉल होता था उसी में रुक जाते थे सब लोग, और अपने बस से या जैसे भी आना होता था आ जाते थे। बस इतना जो हम कह देते थे कि हम 2000 रुपये देंगे, 3000 देंगे, उतने में ही आ जाती थी। आज के कवि जो है 31,000, 51,000, और ये चाहिए, होटल चाहिए, मैं उतरूंगा तो गाड़ी आनी चाहिए, ये सब होता है स्टंटबाजी। चाहे कविता कहीं नहीं हो, कविता कहीं नहीं हो, और तमाम कवि तो चोरी की कविता पढ़ रहे हैं, उसकी ले ली, उसकी ले ली। अच्छा, आज के जमाने में एक और चला है कोई पैरोडी। अरे पैरोडी को कुछ दिनों तक तो कविता ही नहीं माना जाता था, और वो भी फिल्मी गीत पर पैरोडी पढ़ना, उसमें बिल्कुल फिल्म की जी, वो हमें फिल्म का ज्यादा दिखाई देता है, कविता कम दिखाई देती है। और यहाँ तक है कि भजन आ रहे हैं, भजनों में भी वही हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब गलत है। मैंने कुछ कवि मेरी कविताएं पढ़ देते हैं, तो मैं एक घटना सुनाता हूँ आपको एक कवि के बारे में। एक मीटू आया था, मीटू शब्द, और एक चोर कवि, इन दोनों को जोड़ करके ये शब्द है, सुनिए। कि मैंने एक चोर कवि से कहा कि तू मेरी कविताएं मत पढ़ा कर, तो वो बोला त्योरी चढ़ाकर कि ज्यादा चू चपड़ करेगा तो इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। मीटू में किसी महिला से मीटू में शिकायत करा के तुझे जेल में डलवा दूंगा। इस समय तेरी एक ही 2 कविता पढ़ता हूं, फिर तेरी सारी कविताएं मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही पढ़ूंगा। मित्रों में उसी भय से डरा डरा फिर रहा हूं, मेरी अच्छी वाली कविताएं वो पढ़ रहा है और खराब वाली मैं पढ़ रहा हूं। तो जो खराब वाली, और आज के कवि न तो किसी दूसरे को सुनना चाहते, केवल अपनी सुनाएंगे और अपने कोई महान मानेंगे, दूसरे की कविता सुनना उन्हें पसंद नहीं है। ये सबसे बुरी है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, कवियों को पढ़ेंगे नहीं, कवियों को सुनेंगे नहीं, तब तक तुम क्या अच्छी कविता लिख सकते हो। हिंदी के शब्द गलत लिख रहे हैं तो उन्हें हम कैसे कह सकते हैं साहित्यकार हैं। अब उनसे हम निवेदन यही करते हैं कि वो पत्रिकाएं पढ़ें, किताबें पढ़ें, कवियों को पढ़ें, सुनें, उसके बाद कुछ लिखें। और मेरा मानना यह है, अधिक पढ़ें, कम लिखें, खूब लिखें पर बोले कम।
ये नहीं है कि बोले जा रहे हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। और पुराने कवियों की तो बात ही क्या है साहब। सोम जी आज भी बहुत कम खर्चे में आ जाते हैं। मैं बुला लेता हूं रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी, जो इतने बड़े गीतकार हैं, बड़ी सरलता से आ जाते हैं। कुंवर बेचैन जी वो क्या सरलता थी। आज हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं और अपने को ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े कवि हैं। तो ये ठीक नहीं है। हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए जो भी कवि है वो सब ठीक है, हम सबका सम्मान करें, अपने से बड़ा उसका सम्मान करें, और तभी छोटे सम्मान देंगे हमें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बहुत अच्छी बात बताई पैरोडी के बारे में, क्योंकि पैरोडी तो निश्चित रूप से कविता की विधा नहीं है। पैरोडी तो नाम ही अलग है, और उसको पैरोडी को आप विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों में पेश कर सकते हैं। आप संगीत का कार्यक्रम है या गीतों का कार्यक्रम है, वहां प्रस्तुत करें, और सिर्फ जो संगीत में जो कार्यक्रम उसमें कर सकते हैं। वैसे भी जहां तक लेखक मित्र हैं हमारे, अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं भूल करते हैं, और भूल तो मानव का स्वभाव है, लेकिन ऐसी भूल न करें जिससे दूसरे का मान सम्मान जाता हो और अपने साथियों का मान सम्मान जाता हो। बाकी जहां तक पैरोडी का प्रश्न है, पैरोडी नहीं, यदि हम फिल्मी गीतों की तरफ जाएं तो उनके रचयिता भी निश्चित रूप से अच्छे लेखक और कवि होते हैं। फिल्मों में नीरज जी ने भी लिखा है। फिल्मों के सबसे सफल जो गीतकार हैं समीर हैं, तो वास्तव में बहुत बड़े कवि हैं। उनके पिता अनजान जी थे, बहुत बड़े कवि थे। तो लेकिन समीर जी का एक इंटरव्यू एक दिन हम देख रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम कोई कविता कम नहीं लिखते हैं, लेकिन हमारी कविता के साथ क्या होता है कि हमारी कविता ऐसी होती है कि अगर हम चाहें तो उसे मंच पर भी पढ़ सकें, तो ये संगीतकार उसे अपने लय में और संगीत के सही राग में ढाल ले तो वो कविता गीत के रूप में भी हो जाए। तो हम कवि, लेकिन हमको इस प्रकार लिखना पड़ता है कि हमारी कविता दोनों तरह से पुष्ट हो और दोनों को पेश करे। तो जो पैरोडी लिखने वाले मित्रों से आपका जो निवेदन है वो अगर स्वीकार करें तो फिल्मी गीत के राग को वहां से लें, संगीत के लय को वहां से लें, लेकिन शब्द अपने हों। और किसी भी जो राग होता है, एक राग में सिर्फ एक लय नहीं होती है, उसमें कुछ मानदंड होते हैं, उसमें मात्राओं के, उस मात्रा के हिसाब से लय होती है। तो कहीं उस गीत की लय कहीं दूसरे नाम से सभी सारे तुकांत वही मिला के करते हैं तो वो पैरोडी हो जाती है। लेकिन आप ले लेंगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है और आप निश्चित उससे पसंद किया है। बहुत सारे मित्र गीतकार हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, कहीं पता नहीं चलता कि किस गाने के ऊपर, अगर हमें याद आ जाती है कोई लय राग हमको याद है तो ठीक है, लेकिन पैरोडी उसे नहीं कह सकते। लेकिन पैरोडी करते हैं वो तो आप पक्का कहते हैं। हम तो आपको कई बार आपको सुना है। और दूसरा ये जो अंतर आपने बताया, ये अंतर ही बहुत बड़ा अंतर है कि यदि कोई कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम से अगर मैं बस से जाऊं तो मैं कम पैसे लूं, अगर कार से जाऊं ज्यादा पैसे लूं, तो ये कहीं ना कहीं मेरी बहुत बड़ी भूल होगी। ये अगर कार से हम जा रहे हैं तो अपने सुख के लिए जा रहे हैं, और हम अपने शरीर के सुख के लिए जा रहे हैं, और हमने एक स्तर बना लिया अपना कि हम कार से चलेंगे। तो कल को तो आप कोई सामान लेंगे तो उसमें से भी अपने कार के किराया कम करेंगे, कहीं किसी काम से जाएंगे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर भी चल रहा है तो आपने किया, अगर नहीं चल रहा हो तो आप क्यों इसकी जिक्र करते। तो जो आयोजक हैं उनको पता चलता है, कभी साथियों को ये बातें नहीं पता चलती। वो इन घटनाओं को, इन बातों को इस रूप में नहीं लेते कि इसका कोई नुकसान है। निश्चित रूप से नुकसान है, और ठीक है, चलना है, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। और हम लोग जितना आहुति दे सकते हैं उस यज्ञ में अपने स्तर की आहुति देंगे, और उम्मीद कर सकते हैं कि आगे सुधरे और आगे बढ़े। तो आदरणीय, और आगे बढ़ते हैं। आपकी एक रचना सुनने से पहले हम आपसे और कुछ जानना चाहते हैं। आप कविताएं लिखते हैं, व्यवसाय आपका विधि का व्यवसाय है, आप क्योंकि LLB किया था आपने बताया कि आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं आप। तो लेकिन साहित्य के लिए, जैसे मेरी जानकारी के हिसाब से, आप अपनी रचनाएं लिखने के अलावा भी आप साहित्य के लिए काफी कार्य कर रहे हैं। वो कार्य आपने अपनी एक संस्था बना के आप नियमित रूप से उसमें काव्य गोष्ठियां करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं और उनका आयोजन करते हैं। तो उस बारे में हमें विस्तार से बताएं, जिससे कि हमारे और साथी भी लाभान्वित हो सकें। लेकिन निवेदन पहले से करूंगा अपने साथियों से कि सूल जी बताएं कि मैं कार्यक्रम करता हूं तो कहीं गाड़ी का किराया ना जोड़ें, कम से कम अपने मानदेय में। ये मैं पहले से निवेदन कर देना चाहता हूं। तो आदरणीय, संस्था के बारे में बताएं।
मैंने जब यहाँ वकालत शुरू की 88 में सिकंदराबाद में, तो हमने एक संस्था बनाई थी वागधारा नाम की। उसमें डॉक्टर विष्णु सक्सेना, मैं, सुभाष राठी, नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र अलीगढ़ वाले, और सुभाष राठी, एक निरंजन सिंह चौहान, ऐसे कुंवरपाल शर्मा कुमार, ये 6 लोग थे। वो वागधारा की भी एक पत्रिका निकालते थे हम, वागधारा नाम से। उसमें भी रचनाएं होती थी, और हर मंगलवार को गोष्ठी हुआ करती थी, जिसमें नई रचना सुनाने की शर्त होती थी। इसलिए नई रचनाएं बनती गई। 2-3 वर्ष तक ये क्रम चला प्रति मंगलवार को, जिसमें हमारे शायर भी आते थे, कवि भी होते थे, सब लोग मिलकर के बैठते थे। कभी किसी के यहाँ, कभी विष्णु सक्सेना के यहाँ बैठ गए, कभी हमारे यहाँ बैठ गए, कभी किसी के यहाँ बैठ गए, चलाती रही। फिर वो टूट गई। जब वो टूट गई तो मैंने सन 1993 में हिंदी प्रोत्साहन समिति के नाम से संस्था बनाई, जो हिंदी के प्रोत्साहन के लिए काम करेगी, और वो लगातार अब तक 93 से अब तक करती आ रही है। हमारी एक पत्रिका भी निकालते हैं, हिंदी सुरभ। अक्सर लोग कविता छापने के नाम पर पैसे लेते हैं, हम किसी से 1 नया पैसा नहीं लेते। पत्रिका को हम निःशुल्क वितरित करते, निःशुल्क दे भेजते हैं, किसी के 1 पैसा नहीं लेती हिंदी सुरभि का, जबकि 60-70 हजार रुपए खर्चे होते हैं। तो ये हमको यही नहीं है कि हम केवल कविता पढ़ते रहें और पैसे लेते रहें कविता के नाम पर, साहित्य के नाम पर। साहित्य की सेवा भी करनी चाहिए। जिस हिंदी माता से हम पैसे पैदा कर रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है, उस हिंदी माता के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। इस सितंबर पूरे महीने को हम हिंदी सम्मान माह के रूप में मनाते हैं। बैंकों में जाना, विद्यालयों में जाना, सरकारी कार्यालयों में जाना, सबसे ये निवेदन करना कि अपनी मातृभाषा हिंदी में काम करें साहब। अगर नहीं मानता है कोई तो हम उसके खिलाफ लिखाई पढ़ाई करते। एक घटना सुनाता हूँ। एक बैंक के मैनेजर ने और हिंदी में लिखे हुए शपथ पत्रों को फेंक दिया कि अंग्रेजी में लाइए। मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ, मैंने उस मैनेजर के खिलाफ राज्यपाल को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा कि ये हमारी मातृभाषा का अपमान है। उनको नोटिस गया और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तो हम लोग करें, हिंदी की सेवा के लिए काम करें। हमारा एक नारा है, आइए मातृभाषा हिंदी का सम्मान करें, गर्व से हिंदी बोले व हिंदी में काम करें। हम गर्व के साथ हिंदी में काम करें। ये हमने अपनी संस्था बना रखी है और उसमें हम कविताएं भी देते हैं। हम सितंबर में एक हिंदी दिवस का कार्यक्रम करते हैं, जो सन 93 से लगातार चला आ रहा है। फिर एक समापन पर करते हैं, और एक हिंदी सुरभि के जब प्रकाशन हो जाता है तो उसके लोकार्पण पर करते हैं। और वैसे अब तो काफी दिन हो गए हैं काम करते करते, तो एक अलीगढ़ की नुमाइश में, राजकीय कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी अलीगढ़ में हमारा एक कार्यक्रम होता है, जिसका नाम भी हिंदी प्रोत्साहन कार्यक्रम होता है। और अभी हाथरस में एक मेला लगता है, वो भी राजकीय हो गया है, उसमें भी हमारा एक कार्यक्रम हिंदी प्रोत्साहन कार्यक्रम से होता है। और वो 17 सितंबर को होगा। तो वो हमें मंच देते और कुछ हमें धनराशि भी देते। तो इस प्रकार हमारे काम हिंदी प्रोत्साहन समिति की अन्य हमारी शाखाएं भी काम कर रही हैं, जैसे लखीमपुर खीरी में है, चंदौसी में है, हापुड़ में है। ये कुछ लोग और भी जगह काम कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी के हम जो भी सेवा कर सकें, और जो भी हिंदी का विरोध करते हैं उनका भी हम भी विरोध करें खुल करके। अपनी मातृभाषा के लिए हमें कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निश्चित रूप से ऐसा, जी हाँ, ऐसे कार्य करने से ही हिंदी का संवर्धन होगा। यही मैं सबके सामने लाना चाहता था कि आप लगातार हिंदी साहित्य के लिए अपनी संस्था बनाकर, संस्था के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। और
जहां तक अभी बात दोबारा पुरानी बात चली आ रही थी कि कभी लोग ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। मुझे तो अनुभव है, हमने आपको आमंत्रित किया था अलीगढ़ में पिछले वर्ष अपने कार्यक्रम में, सब सदर अपने कार्यक्रम आमंत्रित किया था, और हमको ये पता ही नहीं चला कि सूल जी आए हैं तो सूल जी की कोई मांग है, क्योंकि हम इतने बड़े कवि को बुला रहे हैं, हम अपने मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे हैं, तो सूल जी कोई धन की मांग करेंगे? एक प्रेम की मांग की थी, हम जो प्रेम दे पाए प्रेम दिया। जो पुष्प पत्र जो होता है उसे स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई आयोजक है वो आपको बुला रहा है तो कुछ प्रेम आपसे रखता है, तभी आपको बुला रहा है। अभी तो लोगों की ऐसी स्थिति हो गई है, आपको सूल जी आप मानेंगे कि जैसे ऑफलाइन कार्यक्रमों की तो बहुत दूर की बात है, अभी फेसबुक अगर पोस्ट पे आप किसी को टैग कर देते हैं, अपने आधुनिक कवियों की बात चल रही थी, तो अलग से पोस्ट डाल देते हैं कि आजकल मुझे बहुत अधिक लोग टैग कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे अगर सूल जी सिकंदराव के हैं तो हम तो ये कहेंगे कि सूल जी सिकंदराव के हैं। अब सिकंदराव और जलेसर यदि नजदीक है, इसमें मेरा तो कोई दोष है नहीं, सूल जी का भी कोई दोष नहीं है, तो ये बात तो कही जाएगी। तो अगर हमारा कोई मित्र है, हमने कोई फेसबुक पे कोई रचना डाली है या कोई बात लिखी है, उसमें जो मित्र हैं जिनको हम अपना समझते हैं उनको टैग तो करेंगे। तो आप जिस हिंदी साहित्य से, कविताओं के माध्यम से आप आगे बढ़े हैं, आप बड़े कवि बन गए हैं, उसके बाद में किसी ने आपको टैग कर दिया तो आपको लगता है कि उसने टैग करके हमारा समय खराब कर दिया। तो हालांकि मेरे कई सारे मित्र हैं, तो मैं तो उनको, अगर व्यक्तिगत में बात आती है तो उनको यही करता हूं कि मित्र आपका बहुत भाग्यशाली हो कि आपको कोई टैग कर रहा है। इस दुनिया में, चाहे साहित्य की दुनिया कोई दुनिया हो, कभी कभी ऐसा समय आता है कि 15 दिन आपके पास कोई फोन नहीं आएगा, निश्चित नहीं आएगा। कोविड समय में लोगों को पता चल गया था कि कोई व्यवसाय हो चाहे कवि हो, कोई भी थी, सबके नियम चेंज हो गए, किसी कोई पूछ नहीं रहा था। तो यदि कोई पूछ रहा है आपको दुनिया में, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि कोई ऐसा है जो आपको जान रहा है, आपके नाम को ले रहा है। तो ऐसे ही मैं कहता हूं कि जब कभी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो बड़ा स्पष्ट ये होना चाहिए कि मैं उस तारीख को उपलब्ध हूं, तो बहुत अच्छी बात है। उपलब्ध नहीं हूं तो स्पष्ट बता दीजिए कि मैं उपलब्ध नहीं हूं। तो उससे क्या होता है, संबंध भी बने रहते हैं और आपके साहित्य जगत में आपका नाम बना रहता है और आपको पसंद करते हैं लोग। जहां तक धन मानदेय की बात है, तो आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से मानदेय देता है और बजट बनाकर ही कार्यक्रम होते हैं। पहले सोच लिया जाता है, जिसका जो बजट है वो दिया जाएगा। अगर बिरला कहीं घटना ऐसी हो भी गई तो उन घटनाओं के लिए कहीं हम कविता करना तो नहीं छोड़ देंगे, कहीं हम साहित्य की सेवा करना तो नहीं छोड़ देंगे। तो बिल्कुल आपके बड़े स्पष्ट मत हैं इस बारे में, हम सम्मान करते हैं मतों का। और एक रचना आपकी आप प्रस्तुत हो कोई, इसके बाद हम वार्ता आगे करें। आपने व्यवस्था की बात की थी कि हम जिस व्यवस्था में हैं उसी पर व्यंग करना बड़ी बात है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जहां वकालत के क्षेत्र में, जहां कार्यालयों में काम करना पड़ता है, जगह जगह जाना पड़ता है, जजों से बात करनी पड़ती है, तो मैंने कुछ पंक्तियां तो समस्त सरकारी कार्यालयों पर लिखी, उसे मैं आपको सुनाता हूं कि हमने एक सरकारी कार्यालय के चपरासी से वहां के कामकाज के बारे में पूछा, तो उसने बताया वहां का माहौल बहुत ऊंचा। वो हमसे बोला, चेहरा बनाकर बोला कि वकील साहब, यहाँ सभी के साथ समान व्यवहार होता है, यहाँ सभी के साथ समान व्यवहार होता है, किसी को खीर और किसी को भात भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ तो जो भी आता है खीर सी चाटता हुआ जाता है, यहाँ तो जो भी आता है खीर सी चाटता हुआ जाता है, यानी हम किसी का काम करके नहीं देते हैं, सबको परेशान करते हैं। तो ये तो कार्यालयों पर रहा। एक मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि आजकल जज से लेकर के नेता अधिकारी सभी ड्रिंक करना प्रारंभ कर दिया, पीते हैं। तब उस पर एक व्यंग लिखता हूं, सुनिए। जज साहब की कुर्सी खाली है और जो आवाज लगाता है फला बनाम फला हाजिर है, वो हाजिर है, मेरी उससे बात होती है और व्यंग जन्म लेता है कि मैंने अर्दली से पूछा, जो आवाज लगाता है उसे अर्दली कहते हैं। मैंने अर्दली से पूछा कि साहब कितनी देर में आएंगे। अर्दली ने बताया कि साहब जुर्म की मां को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। साहब जुर्म की मां को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे। मैंने कहा सही सही बताइए, पहेलियां मत बुझाइए, मत दिखाइए हमें बाहर जाने का रास्ता,
अरे साहब का जुर्म की मां से क्या वास्ता, साहब का जुर्म की मां से क्या वास्ता। वह बोला, चेहरा बनाकर बोला कि वकील साहब आप तो समझदार हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की मां है, सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की मां है, साहब उसी जुर्म की मां को निपटा रहे हैं। सामने दीवार पर लिखा है शराब जुर्म की मां है, साहब उसी जुर्म की मां को निपटा रहे हैं, उसे निपटा कर ही आएंगे, आधी निपटा चुके, पूरी निपटा कर ही आएंगे, आधी निपटा चुके हैं, पूरी निपटा कर ही आएंगे। मैंने माथा ठोका, वो गांधी के देश तेरा क्या होगा, जिस देश के नेता, अधिकारी और न्यायाधीश इस तरह जुर्म की मां के साथ रंगरेलियां मनाएंगे तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे, तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे, तो जुर्मियों को सजा कैसे दे पाएंगे। तो जब हमारे नेता और इस प्रकार के काम करेंगे तो कैसे ये सब काम ठीक ठाक होगा। तो ये मैंने अपनी व्यवस्था पर आप लोग आपके बीच में व्यंग देने का प्रयास किया है। और आप और आगे कुछ पूछना चाहें या कविता सुनना चाहें, क्या क्या चाहते हैं? एक कविता प्रस्तुत करें, उसके बाद वार्ता करेंगे, फिर एक और कविता प्रस्तुत करें। एक कविता में मैं कविता केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखता, उसमें में हमारा प्रयास ये भी रहता है कि कुछ संदेश भी जाए। तो ये जो अगली कविता है उसमें मैंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि आजकल हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब चीज मुफ्त देने की घोषणा कर रहे हैं, ये भी मुफ्त देंगे, ये भी मुफ्त देंगे, ये भी मुफ्त देंगे, और हम लोग मुफ्तखोरी की ओर बढ़ रहे हैं। यानी जो जनता है वो भी यही चाहती है कि हमें मुफ्त मिले, उससे मुफ्तखोरी से देश के लोगों की कार्य क्षमता घटेगी, बढ़ेगी नहीं। जब वो काम ही नहीं कुछ करेंगे, सब चीज मुफ्त मिलेगी तो काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। तब ये कविता सुनिए। मैं तहसील पर रहता हूं, वहां पर एक 100 रुपए के कंबल को लेने के लिए एक आदमी 4-4 दिन तक आता है, जबकि वो 4 दिन काम करके 4 कंबल खरीद सकता है। तब सुनिए कि 100 रुपया का मुफ्त मिले कुछ, 100 रुपया का मुफ्त मिले कुछ, तो 1000 का छोड़े काम, इतना प्यारा हमें हराम, जय रघुनंदन जय सिया राम। 100 रुपया का मुफ्त मिले कुछ तो 1000 का छोड़े काम, इतना प्यारा हमें हराम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सस्ती बिजली मुफ्त का पानी, चाहे अपनी जनता रानी, सस्ती बिजली मुफ्त का पानी, चाहे अपनी जनता रानी, जो यह समझा सो गुलफाम, इतना प्यारा हमें हराम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में घर, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में घर, रह तू मस्त न चिंता कर, सुबह शाम पिए जा जाम, इतना प्यारा हमें हराम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हर चीज मुफ्त मिल रही है, कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। खेल वजीफे का है अच्छा, वजीफा मिलता है, खेल वजीफे का है अच्छा, खूब किए जा पैदा बच्चा, ज्यादा बच्चा ज्यादा दाम, इतना प्यारा हमें हराम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और बैंकों से कर्जा ले आओ, उसको बिल्कुल नहीं चुकाओ, कर्ज माफ हो जाएगा, बहुत मजा तब आएगा, कर्ज माफ हो जाएगा, बहुत मजा तब आएगा। और जब हम गांव में काम कराने के लिए मजदूर ढूंढने जाते हैं तो वो क्या उत्तर देता है कि हम हैं सरकारों के फूफा, हम हैं सरकारों के फूफा, फिर क्यों जाएं करने काम, इतना प्यारा हमें हराम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और 4 पंक्तियां देता हूं, जो लोग मुफ्त का खा रहे हैं वही आजकल आंदोलन करते, रेले फूंकते, रास्ता रोकते, तब 4 पंक्तियां देता हूं कि मुफ्त का राशन है भरपूर, मुफ्त का राशन है भरपूर, खा पी करके रेले फूंक, खा पी करके रेले फूंक, और लगा सड़कों पे जाम, और लगा सड़कों पे जाम, उसके भी मिलते हैं दाम, विपक्षी लोग उसके भी दाम देते हैं, उसके भी मिलते हैं दाम, इतना प्यारा हमें हराम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
जय रघुनंदन, जय सिया राम। तो ये मैंने एक रचना इस प्रकार की दी, और अगर आप चाहें तो एक रचना और दे सकता हूँ। जी स्वागत स्वागत समय हो गया है वैसे। मैं अच्छा एक रचना चाहता हूँ। देखिए, जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने सोचा कि हमारे नेता हमारे लिए बहुत कुछ करेंगी। नेताओं ने भी कहा कि हम समान कर देंगे, हम ये व्यवस्था बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की और मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि जरा इसको कम पढ़ता है। हम मंच पर जिन रचनाओं को हम कम पढ़ते हैं उन्हें थोड़ी सी भूल जाते हैं। कि उसमें ये था कि खैर चलो सुनिए, मैं उसको भूल रहा हूँ। इस समय बहुत अच्छी रचना है ये। एक बस व्यंग दे करके 4 लाइन का विराम लेता हूँ। ये स्वागत। कोई भी नेता किसी कवि से, व्यक्ति से ये कहे कि आप हमारे घर पर आना, तो लोग दौड़े दौड़े जाएंगे क्योंकि वो नेताजी बुला रहे हैं। पर कवियों के अंदर एक क्षमता होती है कि वो नेता से, मंत्री से भी मना कर सकते हैं कि हम तुम्हारे घर पर नहीं आएंगे। मैं राजस्थान में कविता पढ़ रहा था, वहां एक मंत्री जी बैठे हुए थे। उनको मेरी रचना अच्छी लगी, उन्होंने मुझसे कुछ कहा और मैंने उनसे कहा। 5-6 पंक्तियों में धुआं धड़ाका होता है। सुनिए, एक मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं, एक मंत्री जी को अच्छी लगी हमारी कविताएं। बोले, सूल जी किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, कहते हैं गरीब खाना, कि हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आए और हमारे बच्चों को भी हंसाएं, गुदगुदाएं। सूल जी किसी दिन हमारे गरीब खाने पर भी जरूर आए और हमारे बच्चों को भी हंसाएं, गुदगुदाएं। मैंने कहा, मंत्री जी ये सूल भूल कर भी आपके गरीब खाने पर नहीं आएगा। ये सूल भूल कर भी आपके गरीब खाने पर नहीं आएगा, क्योंकि आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों गरीबों को खा चुका है, मुझ गरीब को भी खा जाएगा। आपका गरीब खाना अब तक सैकड़ों गरीबों को खा चुका है, मुझ गरीब को भी खा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, और जो जितने भी भाई बंद हमारे बड़े हैं उनको सबको प्रणाम, साथियों को भी प्रणाम, और बड़े हैं उन्हें चरण स्पर्श करता हूँ, चरण बंदन करता हूँ। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। उन्होंने मुझे सुना और मेरी कहीं भी गलती हो, जहां मैंने कहीं त्रुटि की हो, तो मुझे उसे भी बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे किसी ने मेरी गलती का एहसास कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छा। मैं आपको 2 मिनट जी, अभी 2 मिनट और लगते हैं। मैं सभी साथियों को जी, जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं उनका आपकी आवाज माइक है जी। तो जो साथी जुड़े हुए हैं उनका मैं आभार प्रदर्शन कर देता हूं। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी आपका बहुत बहुत आभार। सुनीता श्रीवास्तव जी आपका आभार। हरियाणा गौरव सुनील शर्मा जी आपका आभार। मनोज वार्ष्णेय जी जिलेसर से हमारे हैं। मनोज बजरंगी कहते हैं, मनोज वार्ष्णेय, लेकिन हमें सभी लोग मनोज बजरंगी कहते हैं। और इसके अलावा प्रोफेसर जयनाथ जी, जयशंकर सिंह जी, अष्टाना महेश प्रकाश जी, अरुणा राणा जी, छोटू सिंह प्रजापत जी, रविंद्र पाल सिंह यादव जी, और मानव सिंह राणा जी को भी। मानव सिंह राणा जी थोड़ा अस्वस्थ हैं, लेकिन कार्यक्रम में आते हैं, इतना काफी है। अभी कार्यक्रम में अच्छी तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो बहुत बहुत आभारों का भी, सभी साथियों को आभार। और ये कार्यक्रम को, जो लोग हमारे कार्यक्रम को अभी लाइव के बाद में देखेंगे, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। उनको भी हम व्यक्तिगत रूप से आभार प्रदर्शन करेंगे। और आदरणीय, हम चाहेंगे कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उसे हम कमेंट में शो करें, जिससे कि हमारे कोई साथी आपसे जुड़ना चाहें तो आपसे जुड़ पाए। हम नंबर आपका शेयर कर देंगे, जिससे आप कोई संपर्क करना चाहें तो आदरणीय, बहुत बहुत आभार हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और ये कार्यक्रम पहला है, ये एकल कार्यक्रम नहीं है। अगली बार जब भी हम
आपसे समय लें तो पुनः आप आएंगे और वार्ता यहीं से आगे फिर आगे प्रारंभ होगी। अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है, घर के बारे में, परिवार के बारे में, आपके भविष्य की योजनाओं के बारे में। तो कुछ समय बाद में ये सितंबर माह बीत जाएगा, उसके बाद में अक्टूबर या नवंबर में एक बार फिर आपसे, क्योंकि सितंबर व्यस्त रहेंगे आप, हिंदी के कार्य से अधिक व्यस्त रहेंगे, उसके पश्चात एक बार फिर समय लेंगे, एक हफ्ते आपसे फिर और वार्ता करेंगे, आपकी रचनाएं भी सुनेंगे और हम फिर और अधिक तैयारी के साथ आएंगे और एक मनोरंजक और एक अच्छा कार्यक्रम अपने साथियों को देंगे। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हिंद। सभी को मेरा भी प्रणाम बहुत बहुत।